Good morning, everyone. Good morning, sir. Next, sir. Good morning, sir. जी, छत्तीसगढ़ का पेपर मिल गया है। मैं जरा सा अभी मैंने देखा, देख करके फिर बताएंगे उसको। लेकिन एक्चुअली बहुत सही बात है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उनके लोकल लॉ से आए थे, रेंट कंट्रोल एक्ट और एक्साइज एक्ट से। और जितना पेपर मैंने देखा है उससे देख के यही लगता है कि यदि हम अपनी पढ़ाई बेयर एक्ट से करें और बेयर एक्ट को पूरा समझ के पढ़ें तो आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिप्लाई सही करने की स्थिति में रहोगे। यदि हम शॉर्टकट में या किसी गाइड से केवल प्रश्न उत्तर के रूप में पढ़ें तो फिर मुश्किल होगी। क्योंकि नॉर्मली आपको इसके पीछे का पता होगा कि जो पेपर सेट करते हैं ये वहां के जो सीनियर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो करते हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि किसको पेपर सेटिंग की जवाबदारी दी गई है और वो किस प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं। तो हो सकता है गाइड से भी ले लें, और यदि सीधा बेयर एक्ट से लेना है तो फिर बेयर एक्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। और बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे तो गाइड में भी बेयर एक्ट के क्वेश्चन है सारे के सारे। तो छत्तीसगढ़ एग्जाम का अभी से अपने को ये थोड़ा सा देखना समझ में आता है कि हमें अपने बेयर एक्ट को शुरू से लेकर के जहाँ बेयर एक्ट का नाम है उसके नीचे कब उसे इनेक्ट किया गया, कब प्रभाव में आया, कहाँ कहाँ लागू है, कब लागू हुआ, वहां से लेकर के आखिरी सेक्शंस तक पढ़ना है, समझ के पढ़ना है तो हमारी बात बनेगी। देखते हैं उसको सॉल्व करने का। यदि की भी आ जाएगी शायद उसकी, जैसी भी हो, तो शेयर करिएगा जिसको भी की मिल जाए। आज हम आदेश 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज और इससे आगे के आदेश पढ़ेंगे। इससे पहले कल जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन आदेश 21 निष्पादन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें निष्पादन के बारे में बहुत सारे प्रावधान हैं और ये मेरे ख्याल से सीपीसी में सबसे बड़ा चैप्टर यही है। हाँ, ठीक है। और जितने प्रकार के सिविल सूट की हमने चर्चा की थी, मनी सूट से लेकर के और आगे तक, उनके संबंध में डिक्री पारित करती की जाती है तो उसके निष्पादन के लिए नियम अलग अलग दिए हुए हैं, आदेश 21 में है, और उसी प्रकार उसको समझ के पढ़ना है। ठीक है। अब एक मेन चीज है, डिक्री का निष्पादन क्यों किया जाता है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। कि डिक्री पारित हो गई, सिविल सूट फाइल किया, सारे नियम प्लीडिंग सबका पालन किया, जवाब दावा, ठीक है, एविडेंस, अब डिक्री पारित हो गई, सूट डिक्री हो गया, ठीक है, जजमेंट पारित हो गया, डिक्री बन गई। तो निष्पादन क्यों लगाया जाता है? उसी कोर्ट में और एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत है? बताइए, कोई भी। रोहित तुम माइक ले लो यार।
माइक का है ये, मोनिका। सर हाँ, हम डिक्री का निष्पादन क्यों फाइल करते हैं? व्हाट इज द नेसेसिटी? to the decree holder if he denies to perform the execution. Yes. Suit is decreed in favor of the plaintiff, then the decree has to be obeyed by the defendant. ठीक है, simply the decree is passed in the money suit. Defendant has to pay certain amount of money, including the principal, interest, and cost, etc., to the plaintiff, and it was ordered in the decree. Normally, ये चूंकि क्रिमिनल जैसा प्रावधान नहीं है, तो लोग, हमारे यहाँ पर लोग जो हैं ये उसका पालन सामान्यतः नहीं करते। तो कोर्ट ने चूंकि जजमेंट पारित कर दिया है, डिक्री पारित कर दी है, तो उस केस से कोर्ट फंक्टस ऑफिसियो हो गया है। फंक्टस ऑफिसियो का मतलब अब उस केस में न्यायालय को और कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है, वो फाइल वहां बंद हो जाती है। अब पालन करना है, पालन नहीं किया तो अगेन अब सीपीसी में ये प्रावधान है आदेश 21 में कि डिक्री का निष्पादन लगाओगे तो सिविल न्यायालय की जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करके डिफेंडेंट को डिक्री का पालन करने के लिए कंपेल किया जाएगा। ठीक है, निष्पादन डिक्री होल्डर के खर्चे पे कार्रवाई की जाती है और अंत में निष्पादन के, जब निष्पादन समाप्त होता है उससे पहले निष्पादन के खर्चों के बारे में भी न्यायालय आदेश करता है कि इस निष्पादन का खर्चा कौन वहन करेगा। यदि डिफेंडेंट ने डिक्री का सब्सटेंशियल कंप्लायंस कर दिया है फिर भी निष्पादन फाइल हो गया तो खर्चे कौन वहन करेगा? ये हमारे सीपीसी में दे रखा है, प्रतिवादी वहन करेगा या जो जजमेंट डेटर है वो वहन करेगा। लेकिन जजमेंट डेटर की गलती है, उसने डिक्री का पालन ही नहीं किया तो फिर निष्पादन का खर्चा जजमेंट डेटर वहन करेगा। भले खर्चा शुरू में तो करना उसी को है, किसको? डिक्री होल्डर को, लेकिन बाद में पेएबल बाय द जजमेंट डेटर होगा। जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को वाद का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, कोर्ट फीस देना पड़ता है, वकील फीस देना होता है, आने जाने का खर्चा है। ठीक है, ये सारा खर्चा वादी को करना होता है। लेकिन लास्ट में जब जजमेंट पारित होता है, डिक्री बनती है, तो ये चूंकि अब वादी अपने वाद में सफल हो गया है तो सारा खर्चा ये प्रतिवादी पर डिक्री में डाल दिया जाता है कि वादी के समस्त खर्चे प्रतिवादी वहन करेगा। अब ये जो खर्चे हैं डिक्री का जब निष्पादन कराया जाता है तो ये खर्चे भी वहन उसी से वसूल किए जाते हैं। और निष्पादन का खर्चा जैसा न्यायालय ये करती सब्सटेंशियली पालन नहीं किया तो वो वहन करेगा। ठीक है, फिर वादी वहन करता है, जो डिक्री होल्डर है वो वहन करता है। सब्सटेंशियली पालन कर दिया, ठीक है, तो डिक्री होल्डर वहन करेगा, पालन नहीं किया तो जजमेंट डेटर वहन करेगा। जिस जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो खर्चा वहन करता है। तो डिक्री का पालन न्यायालय के माध्यम से कराने के उद्देश्य से ही डिक्री का निष्पादन उसी कोर्ट में लगाया जाता है जिस कोर्ट में जिन्हें डिक्री पारित की है। और डिक्री पारित करने वाली कोर्ट की परिभाषा भी दे रखी है, सेक्शन 47 है और आदेश में भी है। निष्पादन एप्लीकेशन में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे ये भी दे रखा है, आदेश 21 नियम 11 में है शायद। ठीक है, और निष्पादन के नियम क्या क्या होंगे वो सब आदेश 21 में
106 तक हैं। किस किस माध्यम से निष्पादन कराया जाता है डिक्री का? मनी डिक्री है तो मतलब अलग अलग है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ मनी डिक्री है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स, डिबेंचर्स, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, या ऐसी प्रॉपर्टी है जो जजमेंट डेटर की जो कि उसका हिस्सा है और उसमें को-ओनर्स हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या नियम होंगे, ये आदेश 21 स्पष्ट करता है। ठीक है। और निष्पादन किस प्रकार से कराया जा सकता है? धन की अगर डिक्री है तो जजमेंट डेटर की संपत्ति को कुर्क करके, अटैच करके और विक्रय करके, या फिर संपत्ति नहीं है कोई तो सिविल प्रिजन में कमिट करके। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट क्या होता है? उसका कब्जा लिया जाता है न्यायालय द्वारा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे होता है? एक प्रोहिबिटरी आर्डर जारी होता है जिसके वारंट ऑफ अटैचमेंट कहते हैं कि फला फला मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जजमेंट डेटर किसी को भी विक्रय या अंतरित ना करे। It is under the order of the court and it is attached in compliance of the decree passed in civil suit number फलाना 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 dated फलाना। ठीक है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर होता है जिसे कुर्की वारंट कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की सूची होती है। अब मूवेबल हो इमूवेबल हो धारा 60 सीपीसी का पालन करना है आपको। जो कुर्की से एग्जेम्प्ट है वो अटैच नहीं की जाएंगी। सैलरी अटैच करना है उसके प्रावधान है, उसी रूल्स के मुताबिक सैलरी अटैच होगी। एक सबसे बड़ी विचित्र बात है कि सिविल सूट का ट्रांसफर धारा 24 और धारा 25 के प्रावधान के तहत होता है, लेकिन निष्पादन पर ये नियम लागू नहीं होते। निष्पादन न्यायालय द्वारा ही सक्षम न्यायालय को अंतरित कर दी जाती है, और यदि किसी अन्य न्यायालय को भी अंतरित किया, यदि वो सक्षम होना नहीं पाई गई तो वह न्यायालय अगेन सक्षम न्यायालय को अंतरित कर सकती है। ठीक है। अदरवाइज दूसरे सिविल सूट की दशा में ट्रांसफर कराना हो तो कहां जाना होगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाना होगा यदि विद इन द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराना होगा, हाईकोर्ट जाना होगा यदि विद इन द स्टेट ट्रांसफर कराना हो, और इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा धारा 25। ठीक है। लेकिन निष्पादन के लिए न्यायालय स्वयं ही अथोराइज्ड है, नियम द्वारा अथोराइज्ड है। इंटर स्टेट अगर ट्रांसफर हो रहा है कोई, या निष्पादन की कार्रवाई को ट्रांसफर किया जाता है, निष्पादन न्यायालय ही कर सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। लेकिन उस स्टेट के निष्पादन के नियम के अनुसार डिक्री का निष्पादन होगा, जो भी उस स्टेट के नियम होंगे। ठीक है। तो ये सारे नियम है निष्पादन के, इनको उसी प्रकार समझो और फिर पढ़ो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसमें मेन चीज क्या है जिसमें कि क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये हम अपने वीकली टेस्ट में तो ले ही रहे हैं। अगेन फिर कल फ्राइडे आ गया तो वीकली टेस्ट फिर बनाएंगे हम। ठीक है। तो वीकली टेस्ट में हम कवर कर ही रहे हैं, आप भी उसको उसी प्रकार पढ़िए। यहाँ केवल आपको मोटा मोटा हिंट बताया जा रहा है और पीछे की कहानी बताई जा रही है जो आपको नहीं मालूम, बाकी तो चीजें आपको पढ़नी है। और टेस्ट जो भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं भाई हर आदमी करो, समय पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जब समय मिलता है तब करो, लेकिन पूरा करो।
मेमोरी के आधार पर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बेयर इट देख के करो। ठीक है, तो ये निष्पादन के नियम है सारे, इनको उसी प्रकार हमें पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। अब ये सूट से रिलेटेड बातें आ गई, अब आगे की हैं। एक्चुअल में सीपीसी में थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ाया है। अब निष्पादन का सबसे आखिरी में होना चाहिए, और सूट का जो ट्रायल होता है उसके सारे प्रावधान एक साथ होने चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसका, और इनको एक सीक्वेंस में करके और फिर आपको उसकी हेडिंग्स वो दे दूंगा कि ट्रायल कहां से कहां तक होता है और उसके धारा और आर्डर्स कौन से हैं, और आखिरी में निष्पादन रखा जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अब निष्पादन अपन ने पढ़ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर ट्रायल की बात आ रही है आदेश 22 में। आदेश 22 ट्रायल की बात करती है, जिसमें वादी और प्रतिवादी सूट में होते हैं। उसमें यदि किसी की डेथ हो गई, ठीक है, या किसी पार्टी की मैरिज हो गई, या कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया है, तो फिर सूट की कार्रवाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, अब नियम 1 क्या कहता है? नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स। यानी यदि दावा करने का अधिकार उपलब्ध है, बना हुआ है, तो किसी पक्षकार की मृत्यु होने से वाद की कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। यह है नियम 1। अबेटमेंट का मतलब होता है जहां तक सूट का रेफरेंस है, उस सूट की कार्रवाई समाप्त हो गई। किसी प्रतिवादी के विरुद्ध अबेट में सूट अबेट होता है, तो उस पर्टिकुलर प्रतिवादी के विरुद्ध ही सूट की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा, वादी की डेथ के कारण यदि, या एक से अधिक वादी की डेथ के कारण सूट की कार्रवाई समाप्त नहीं होती, यदि शेष प्रतिवादी गण को राइट टू स्यू सर्वाइव्स होता है। अब राइट टू स्यू क्या है और अबेटमेंट क्या है? दो चीजें हैं, इसको समझना है। अबेटमेंट का डिक्शनरी मीनिंग देखिए, हिंदी में उपशमन है। अब उपशमन भी समझ में नहीं आएगा, मीनिंग ऑफ अबेटमेंट, द लीगल वर्ड abatement in law, the interruption of a legal proceeding upon the pleading by a defendant of a matter that prevents the plaintiff from going forward with the suit at the time or in that form. Pleas in abatement raise such matter as objection to the place, mode or time of the plaintiff's claim. अब अंग्रेजी में यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही होता है जो हमने बताया, suspension or termination of the proceedings, either of the main action or the proceeding ancillary or collateral to it. सस्पेंशन और टर्मिनेशन। ठीक है, अब सूट का अबेटमेंट यानी सूट की कार्रवाई सस्पेंड हो गई या समाप्त हो गई है। तो जहां जहां अबेटमेंट ऑफ सूट की बात होती है, आदेश 22 की बात होती है, वहां वहां इसका मतलब होता है कि किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण वाद अबेट नहीं होगा, उस वाद की कार्रवाई समाप्त नहीं होगी, यदि राइट टू स्यू बना रहता है। अब राइट टू स्यू क्या है? वाद चलाने का अधिकार। ठीक है, वाद चलाने का अधिकार किसको है? जिसको कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन किसको उत्पन्न होगा? सपोज मनी सूट है, वादी ने प्रतिवादी को 10,000 रुपए उधार दिए 1 महीने के लिए,
प्रतिवादी ने 1 महीना बीतने के बाद पैसे नहीं लौटाए, वादी ने मांग की फिर भी नहीं लौटाए, वादी ने लीगल नोटिस भिजवाया फिर भी नहीं लौटाए। अब वादी को कॉज ऑफ एक्शन हुआ, तो वादी सिविल कोर्ट में उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए प्रतिवादी के खिलाफ सूट ला सकता है, एंड इट इज कॉल्ड प्लेंटिफ्स राइट टू स्यू, वाद लगाने का अधिकार। अब राइट टू स्यू सर्वाइव्स। अब सपोज इस स्थिति में वादी की मृत्यु हो गई, तो वादी के जो उत्तराधिकारी हैं, क्या उनको यह मनी सूट जो चल रहा है उसमें आगे कार्रवाई करने का अधिकार है? तो आपको चलना पड़ेगा कहां पे, कि जितनी भी चल अचल संपत्ति मृतक की है उसके उत्तराधिकारी उसे प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। और किस प्रकार होंगे? वसीयत नहीं की है, वसीयत की है तो वसीयत के अनुसार, यदि वसीयत नहीं की है तो जो लॉ है, जो सक्सेशन एक्ट लागू है जिसके लिए, सक्सेशन एक्ट के अनुसार। हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो उसमें जो क्लास 1 के वारिस और क्लास 2 के वारिस दिए हुए, ऐसी सक्सेशन एक्ट में वारिस की कैटेगरी दी हुई है। तो क्लास 1 के वारिस जो है ये इनको प्राइमरी अधिकार है। अब जैसे सामान्यतः हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें तो क्लास 1 के वारिस में कौन कौन है? जैसे वादी मर गया, वादी मेल पुरुष है, तो वादी की पत्नी, वादी के बच्चे जिसमें पुत्र और पुत्रियां दोनों हैं, वादी की माता, ये क्लास 1 के वारिस हैं। लेकिन वादी का पिता ये क्लास 2 का वारिस है। ठीक है, तो वादी का जब ये क्लास 1 के वारिस जीवित है तो क्लास 2 वालों को कुछ नहीं मिलेगा। क्लास 1 वाले नहीं है तो फिर क्लास 1 क्लास 2 को राइट टू स्यू एक्रू होगा। तो यहां यदि वादी का पिता वाद में पार्टी बनकर आगे कार्रवाई चलाना चाहे तो क्या उसे राइट टू स्यू उसके लिए बना रहता है? हाँ सर, अगर क्लास 1 के लिए, नहीं, क्लास 1 का नहीं है वो, क्लास 2 का सर, मतलब हाँ क्लास उसकी 2 वाइफ है, वादी की वाइफ है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, उसके बाद इसको नहीं बनेगा। किनको बनेगा? हाँ, वादी की पत्नी, बच्चे, जितने क्लास 1 के वारिस हैं वो नहीं। ये सारों को उस जो वादी की संपत्ति अगर ये रहती 10,000 रुपए रहते तो उनको मिलते ना, तो वसूल करने का अधिकार है उनको, इसीलिए वाद लगाने का अधिकार भी बना रहता है। तो राइट टू स्यू क्लास 1 को वारिस को बनेगा, क्लास 2 के वारिस को नहीं बनेगा। तो अबेटमेंट ऑफ सूट के में आपको दो ही चीजें ध्यान रखना है कि अबेटमेंट क्या है और राइट टू स्यू क्या है। वाद चलाने का अधिकार, राइट टू स्यू। ठीक है भाई, संपत्ति अब किसी, देखिए अब पिता की संपत्ति है, बच्चों को मिलती है ना, सोना चांदी है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यदि वसीयत की है उन्होंने तो वसीयत के अनुसार, और वसीयत नहीं की तो उत्तराधिकार के नियम के अनुसार। हिंदू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट, जो भी सक्सेशन के नियम लागू होते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें समझना है आपको, उम्मीद है थोड़ा समझ गए होंगे। तो नियम 1 है, नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू स्यू सर्वाइव्स द डेथ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट shall not cause the suit to abate if the right to sue survives। किसी भी पार्टी की डेथ हो जाती है तो सिविल सूट की कार्रवाई उस पार्टी के विरुद्ध समाप्त नहीं होगी यदि वाद चलाने का अधिकार बना रहता है। यदि कोई डिफेंडेंट की मृत्यु हो गई तो वहां राइट टू डिफेंड सर्वाइव ऐसा है। ठीक है, तो डिफेंड करने का अधिकार जिसके पास में बचा हुआ है वो सर्वाइव करता है, तो सूट की कार्रवाई अबेट नहीं होगी, बट उस पक्षकार को, जो भी मृतक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं,
और उत्तराधिकार में उनको एयर्स या वारिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड में लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपको एक नियम और सीपीसी में आपने पढ़ा होगा कि मृतक जो संपत्ति छोड़ जाता है उस सीमा तक ही उसके उत्तराधिकारी उसका ऋण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जो संपत्ति छोड़ गया है, व्यक्तिगत नहीं होंगे। हाँ, हिंदू लॉ की जहां तक बात करें तो वहां पे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, उसमें जो है वो उसका मुखिया होता है। मुखिया के नाम से ही सारी संपत्ति होती है, लेकिन वास्तव में संपत्ति होती किसकी है? एचयूएफ की संपत्ति होती है। संयुक्त हिंदू परिवार है, ठीक है, उसमें सबका अधिकार होता है। इवन जो पेट में बच्चा है उसका भी अधिकार है यदि वह जीवित पैदा होता है, तो उसके अधिकार को दूसरे उत्तराधिकारी बेच नहीं सकते, वसीयत नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अभी हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया है 1956, और उसके प्रावधान के तहत जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो बहुत सीमा तक कर्टेल हो गया है, क्योंकि इसमें जितने प्रावधान है पहले तो इन्हीं का पालन करना होगा। वहां पे ये भी दे रखा है, नोशनल पार्टीशन की बात भी हो रखी है हिंदू सक्सेशन एक्ट की। ठीक है, ये पहले लड़कियां को एचयूएफ में नहीं माना गया था, अब लड़कियों को भी एचयूएफ में माना गया है। इसलिए एचयूएफ में ये नियम है कि यदि कोई ऋण या दायित्व है तो पुत्र का पूरा अधिकार होगा। तो पुत्र की पर्सनल संपत्ति से भी वसूल किया जा सकता था, अब पुत्री को भी दे दिया ऐसी कि संपत्ति में अधिकार मिलेगा, तो भैया दायित्व भी तुम भी वहन करो, तो पुत्री की संपत्ति है वहां से भी वसूल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे पति पत्नी के मैटर्स में, ठीक है, संपत्ति तो पत्नी के नाम से है लेकिन वास्तव में खरीदी पति ने है। तो नियम यह है कि जो पे करता है मालिक वही होता है, भले ही सेल डीड पत्नी के नाम से हो। तो अब ऐसी संपत्ति का निष्पादन किया जाएगा तो वहां देखेंगे सेल डीड तो नहीं है इसके नाम से, तो क्या करें? तो पर्सनल दायित्व जहां पर है वहां पे पर्सनली लायबिल होगा। अदरवाइज जो संपत्ति मृतक छोड़ गया है उसकी सीमा तक उसका दायित्व बना रहता है लीगल उत्तराधिकारी का। ठीक है, तो यहाँ पे सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होता है, और उसका दायित्व केवल मृतक की द्वारा छोड़ी गई संपत्ति और जो उसके हिस्से में आई हो उस हिस्से तक दायित्व रहता है उसका, और उसी अनुसार उनका राइट टू स्यू या राइट टू डिफेंड बना रहता है। तो यदि ऐसा कोई अधिकार बना रहता है तो भले ही वादी या प्रतिवादी में से किसी की भी मृत्यु हो गई, वाद की कार्रवाई समाप्त नहीं होगी, लेकिन ऐसे मृतक के विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लाना अनिवार्य है। उसके नियम आगे हैं। नियम 2, प्रोसीजर वेयर one of several plaintiffs or defendant dies and right to sue survives। कई वादीगण हैं या प्रतिवादीगण हैं, उनमें से एक मर जाता है और राइट टू स्यू सर्वाइव्स होता है। वहां क्या नियम है? बाकी प्लेंटिफ where there are more plaintiffs or defendants than one and any of them dies, and where the right to sue survives to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or against the surviving defendant or defendants alone, the court shall cause an entry to that effect to be made on the record, and the suit shall proceed at the instance of the surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendants। यहाँ एक से अधिक वादी या प्रतिवादी गण है, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो इसमें आवेदन देने की जरूरत पड़ती है। आगे और नियम में पढ़ेंगे हम
ठीक है, पर यहाँ केवल ये है कि कार्रवाई समाप्त होगी या नहीं होगी, तो समाप्त नहीं होगी, लेकिन न्यायालय को एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री यानी अमेंडमेंट करना होता है। जो मर गया है उसके आगे लिखते हैं मृत, जैसे उसमें एंट्री करनी होती है, वो एंट्री भी समझ लो। समझो प्लेंटिफ है, ठीक है, MPN, अब ये सारे प्लेंटिफ है। पी की मृत्यु हो गई तो कोर्ट ऑर्डर करती है, उनका प्रूफ वगैरह सब पेश किया जाता है, शपथ पत्र के साथ आवेदन आता है और कोर्ट का समाधान हो गया कि यस द प्लेंटिफ पी डाइड so and so on so and so date and the right to sue survives to his legal representative। अब सपोज पी की मृत्यु हो गई, पी की पत्नी और 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पी का लिखा जाएगा डेड, ठीक है, और यहाँ पे आएगा ट्रू। अमेंडमेंट करते हैं पर्ची चिपका के, ठीक है, अब ये थ्रू के आगे अब यहाँ पर्ची चिपकेगी, ब्रैकेट में 1 2 आगे, अब ये पत्नी का नाम, इनका नाम, ठीक है, और उनका सारे पर्टिकुलर रहेंगे, पति का नाम, उम्र, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस सारा रहेगा, ठीक है, थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू यहाँ पे आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक दो ये आ गया, ठीक है, इस तरह सूट में अमेंडमेंट किया जाता है, ये एंट्री की जाएगी, नियम 2 कहता है। अब प्रतिवादी का हो गया तो प्रतिवादी वाले कॉलम में ऐसी एंट्री करेगी, ठीक है, लाल स्याही से एंट्री होती है और उसमें जज साहब के हस्ताक्षर होते हैं, डेट डलती है, ऑर्डर क्रमांक वगैरह लिखा जाता है ऑर्डर सीट का। नियम 3 है प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स आर ऑफ सोल प्लेंटिफ। नियम 3 प्लेंटिफ के बारे में, नियम 4 डिफेंडेंट्स के बारे में। अब नियम 3 में अकेला प्लेंटिफ मर गया या कई वादी हैं लेकिन उनमें से एक मर गया, ठीक है, और where one of 2 or more plaintiff dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or a sole plaintiff or sole surviving plaintiff dies and the right to sue survives, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। वादी की मृत्यु हो गई या एक से अधिक वादी में से एक वादी की मृत्यु हो गई तो आदेश 22 नियम 3 का आवेदन आता है कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये है, इनकी डेथ ये हो गई, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी ये है, ठीक है, और उस पे यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि अकेला प्लेंटिफ है जिसकी डेथ हो गई और लेकिन राइट टू स्यू सर्वाइव्स होता है, या एक से अधिक प्लेंटिफ है उसकी मृत्यु हो गई और जिसकी मृत्यु हुई है उससे जो दूसरे प्लेंटिफ्स है उनको राइट टू स्यू नहीं, उस जो मृत्यु हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में क्योंकि चूंकि और प्लेंटिफ हैं वहां पे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इंप्लीट किया जाएगा और सूट की कार्रवाई चालू होगी, सूट अबेट नहीं होगा। अब नियम 1 में तो कहा था देखो साहब कि कोई भी आदमी मर जाए, वादी हो या प्रतिवादी, राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो सूट अबेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये नियम 1 के थोड़ा सा अलग बात कर रहा है कि वेयर one of 2 or more plaintiff dies and right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, ठीक है।
कई बार ऐसे हो जाता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि मनी सूट है, पिता जो है सेकंड क्लास का वारिस है, लेकिन वहां पे पत्नी, मतलब उसके पत्नी, बच्चे, माता और पिता सभी के द्वारा वाद लाया गया। क्या सपोज उसके पिता और उसके जो द्वारा ही वाद लाया गया, ठीक है, वादी और उसके पिता द्वारा ज्वाइंट वाद लाया गया, ठीक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम का ही मामला हो, ठीक है, तो वहां पिता, चूंकि मदर और वाइफ और डॉटर सन है, तो जो फादर है वो सेकंड क्लास वारिस होने के नाते उसको अधिकार नहीं है कि वो संपत्ति को प्राप्त कर ले, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो वादी बना है तो उसको राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके मृतक के पत्नी, बच्चे और माँ जो कि क्लास 1 के वारिस हैं वो हैं, और उन्हें राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है। या अलोन वादी कोई मर गया, ठीक है, और उसके पत्नी, बच्चे वगैरह हैं क्लास 1 के जिन्हें राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है, पिता को नहीं कर रहा था। तो ऐसी स्थिति अगर पैदा होती तो चूंकि वादी है ये या आवेदक होंगे तो नियम 3 के प्रावधान लागू होंगे, सूट अबेट नहीं होगा, सूट की कार्रवाई चलेगी। इसका उपनियम 2 है, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड under sub rule 1 the suit shall abate so far as the deceased plaintiff is concerned, and on the application of the defendant the court may award to him the cost। कहने का मतलब, अब ऐसी स्थिति होती है तो समय सीमा के भीतर न्यायालय में आवेदन देने की आवश्यकता है। समय सीमा क्या होगी, ये लिमिटेशन एक्ट के उसमें दे रखा, शेड्यूल में दे रखा है, ऐसे आवेदन की समय सीमा 60 दिन होती है शायद, ठीक है। तो उस समय सीमा के भीतर आवेदन करने की जरूरत है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अगर आवेदन नहीं किया है तो जहां राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं होता तो वहां सूट अबेट हो जाएगा, ठीक है, वादी की दशा में, और वाद की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और प्रतिवादी को खर्चा दिलाया जाएगा। वाद खत्म, सूट अबेट, क्योंकि वादी ही मर गया और उसके उत्तराधिकारी को रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, और जो शेष प्लेंटिफ है उनको राइट टू स्यू सर्वाइव नहीं कर रहा, तो आवेदन देने की जरूरत है। आवेदन नहीं दिया तो फिर आदेश 22 नियम 3 के तहत वाद समाप्त हो जाएगा, वाद की कार्रवाई समाप्त होगी, वाद नहीं समाप्त होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार नियम 4 है। नियम 4 डिफेंडेंट के बारे में, where one of two or more defendant dies and the right to sue does not survive, ये भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। या सोल डिफेंडेंट है और सोल सर्वाइविंग डिफेंडेंट डाइज एंड राइट टू sue survives, the court on an application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party and shall proceed with the suit। इसमें भी स्थिति वही है, पर ये प्रतिवादी के लिए बात कर रहे हैं। इसमें आवेदन देना होगा, आवेदन देने पे न्यायालय उस प्रतिवादी, जो मृतक प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधिगण को रिकॉर्ड पे लाने की अनुमति देता है। Any person so made a party make any defense appropriate to his character as legal representative of the deceased defendant। और ऐसे कोई व्यक्ति को पार्टी बनाया जाता है तो वो अपने हैसियत में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत में उसके सूट में डिफेंस पेश करेगा, ठीक है। यदि जवाब दावा नहीं दिया है तो जवाब दावा पेश करेगा। यदि जवाब दावा देने के बाद मृत्यु हुई है तो फिर जवाब दावा नहीं पेश करेगा, जो जवाब दावा ऑलरेडी पेश है उसी से बंधे रहेंगे, वो आगे की कार्रवाई करेगा। एविडेंस के स्तर पर डेथ होती है तो एविडेंस से आगे कार्रवाई होगी। वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड, यदि एप्लीकेशन नहीं दिया और मृत्यु हो गई डिफेंडेंट की तो क्या होगा,
सूट शैल अवेट अगेंस्ट द डिसीज डिफेंडेंट, मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। और अगला उपनियम 4 है, द कोर्ट वेरेवर इट थिंक्स फिट मे एग्जेम्प्ट द प्लेंटिफ फ्रॉम नेसेसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी सच डिफेंडेंट हु हैज फेल्ड टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट। कहने का मतलब ऐसा डिफेंडेंट जो न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, जिसके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की गई, या जो हाजिर है लेकिन उसने कोई ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, जवाब दवा फाइल नहीं किया, तो वादी के इस प्रावधान के तहत आवेदन देने पर वादी को ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लाने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति प्रदान की जा सकती है, एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। एंड अच्छा, एक्चुअली ये अब जो है सूट जो है प्रतिवादी के खिलाफ अबेट हो गया, लेकिन वादी तो है ना, अभी प्रतिवादी कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर जजमेंट पारित होगा। एक्स पार्टी रहेगा इसमें। हाँ, ठीक है, फिर जजमेंट पारित होगा और उस डिफेंडेंट का दायित्व बनेगा पूरा का पूरा। अब चूंकि वो नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का दायित्व बनेगा। ठीक है, और ये माना जाता है ऐसे ऐसे मामलों में कि जो डिफेंडेंट जिसकी मृत्यु हो गई है और जजमेंट और डिक्री पारित की गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह जीवित था जब डिक्री पारित की गई या जजमेंट किया गया। अच्छा, आगे उपनियम 5 है। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की डेथ का पता ही ना हो और वह प्लेंटिफ जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट करने का आवेदन नहीं दे सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा आवेदन लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के तहत समय सीमा में देना होता है। ठीक है, और इस कारण वाद अबेट हो गया है। ठीक है, या प्लेंटिफ अप्लाईज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ, या लिमिटेशन पीरियड के बाद में भी अप्लाई किया है तो धारा 5 लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। जो डिले है न्यायालय कंडोन कर सकती है यदि सफिशिएंट रीजन बताया गया। ठीक है, तो ऐसा डिले का आवेदन के साथ भी किया है तो द कोर्ट shall in considering the application under the said section 5 have due regard to the fact of such ignorance if proved। तो कहने का मतलब कि प्रतिवादी की डेथ होती है तो वादी का दायित्व है कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर लाए, और यदि वादी को पता नहीं चलता है कि प्रतिवादी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, या समय सीमा के भीतर वह आवेदन नहीं कर सका है, ठीक है, या समय सीमा के बाद आवेदन किया है और डिले कंडोन का आवेदन लगाया गया है, तो इसे इस तथ्य को न्यायालय के सामने साबित करके न्यायालय विचार में लेके ऐसा आवेदन मंजूर किया जाएगा। पर इसे प्रूव करना होगा कि यस द इग्नोरेंस वाज ऑन बेस्ड ऑन द गुड फेथ। ठीक है, या डेथ का की जानकारी जो है वास्तव में किन वजह से नहीं हो पाई, डिले किन वजह से हुआ, तो अगर कोई सफिशिएंट रीजन बताया जाता है तो और प्रूव किया जाता है तो कोर्ट मानती है इसको। नियम 4 है, प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, यदि कहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो तो क्या कार्रवाई होगी? If in any suit it shall appear to the court that any party who has died during the pendency of the suit has no legal representative, the court may, on the application of any party to the suit, proceed in the absence of person representing the state of the deceased person, or may by order appoint the administrator general
or an officer of the court or such other person as it thinks fit to represent the state of the deceased person for the purpose of the suit, and any judgment or order subsequently given or made in the suit shall bind the state of the deceased. कहने का आशय, यदि किसी व्यक्ति का डेथ हो गई है और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करती है? न्यायालय को यदि आवेदन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ना होते हुए भी वाद में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे प्रतिवादी का पक्ष रखने के लिए न्यायालय किसी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की नियुक्ति कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। वो उस मृत व्यक्ति की संपदा के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करेगा और कार्रवाई चलेगी, उस सूट की कार्रवाई पूरी चलेगी और जजमेंट डिक्री पारित होती है तो इसी प्रकार उस मृत व्यक्ति की संपत्ति लायबल होगी। Before making an order under this rule, the court may require notice of the application for the order to be given to such of the person having an interest in the estate of the deceased person. कहने का मतलब कि यदि ऐसा कोई आवेदन आता है कि किसी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को नोटिस देगा जिसका कि मृतक की संपदा में हित है। ठीक है, और पता ही नहीं चलता कि किसका हित है, तो पेपर प्रकाशन द्वारा जाहिर सूचना प्रकाशित की जाती है। ठीक है, और दूसरा, जिसको भी नियुक्त किया जाता है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल or any other person to represent the state of the deceased, that person's willingness shall be sought by the court. अगर वो विलिंग नहीं है तो उसकी मर्जी के खिलाफ अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 4A, जहां लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वहां ये नियम होंगे। 5, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो क्वेश्चन है ये न्यायालय द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है। कई बार ऐसे हो जाता है, अब 2 पत्नी है, एक पहले वाली जो वास्तव में वैध विवाहिता पत्नी है, लेकिन वो कई वर्षों से पति के साथ ही नहीं रह रही, तो पति ने उसके जीवित रहते हुए बिना तलाक लिए दूसरी पत्नी रख ली, अब उसके साथ रह रहे हैं, उससे बच्चे हो गए। ठीक है, अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कोई सूट चल रहा हो, तो दोनों क्लेम करेंगे ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं। तो अब कौन डिसाइड करेगा इसको? कोर्ट डिसाइड करेगी। सिविल कोर्ट जहां वाद चल रहा है वो डिसाइड करेगी कि वास्तव में मृतक का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। यदि अपील कोर्ट में ऐसा प्रश्न उठता है तो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो न्यायालय, अपील कोर्ट या तो स्वयं उसको डिसाइड कर सकती है या ट्रायल कोर्ट को प्रश्न भेज करके उनका डिसीजन और फाइंडिंग ले सकती है। नियम 6, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। यदि फाइनल आर्गुमेंट हो गए केस में और केवल जजमेंट और डिक्री पारित किया जाना है, उस बीच कोई डेथ हो जाती है तो फिर कोई अबेटमेंट नहीं होता, और भले ही पार्टी की डेथ हो गई हो और उसके बाद जजमेंट और डिक्री आती है तो उसका प्रभाव उसी प्रकार होगा कि वह जजमेंट और डिक्री तब पारित की गई जब संबंधित पक्षकार जीवित था। अब जो है मैरिज वाली बात आ रही है। सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। कोई फीमेल पार्टी है अनमैरिड, उसकी मैरिज होने पे सूट अबेट नहीं होगा। द मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट shall not cause the suit to abate, but the suit may notwithstanding be
proceeded with to judgment, and where the decree is against a female defendant, it may be executed against alone. ठीक है, शादी होने पर वादी या प्रतिवादी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि फीमेल डिफेंडेंट है तो उसकी संपत्ति उसी प्रकार लायबिल होगी, लेकिन यदि पर्सनल लॉ के अनुसार पति किसी पत्नी की के दायित्व के लिए जिम्मेदार है तो उस ऐसी स्थिति में उस पति के खिलाफ भी निष्पादन की कार्रवाई की जा सकती है। अदरवाइज पत्नी की संपत्ति तक उस सूट की कार्रवाई रहेगी। नियम 8, व्हेन प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार सूट। अब वादी दिवालिया हो जाता है तो क्या होता है? एक्चुअली दिवालिया होता क्या है, ये थोड़ा सा देख लें आप। इंसॉल्वेंसी एक्ट बना हुआ है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, पर एक्ट बना हुआ है। और जब किसी भी व्यक्ति के पास अपने कर्जों को भुगतान करने के लिए कोई भी संपत्ति शेष नहीं रहती और लेनदार उसे बार बार दबाव बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाकर दिवालिया होने की घोषणा का दावा लाता है और वह सिविल सूट की कार्रवाई पूरी करके और उन सब को उसमें पार्टी बनाया जाता है जो कि ये जो व्यक्ति दिवालिया घोषित होना चाहता है उसके क्रेडिटर्स हैं, जिनको उससे पैसा लेना है। और दोनों पक्षों को सुन के यदि ऐसा वाद डिक्री कर लिया जाता है और वादी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वह जितने भी अपने दायित्व है उससे उस एक्ट के प्रावधान के तहत उन्मुक्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस पर कुछ डिसेबिलिटी भी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई वाद लगाने का अधिकार है उसे, किसी से कुछ वसूल करना हो, कुछ लाना हो, तो ये सब कार्रवाई एक्चुअल में होगी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में, और वहां नहीं की है तो अलग से ऐसा वाद लगाना वर्जित है। इंसॉल्वेंसी एक्ट के प्रावधान है और इसमें भी दे रखा है, ठीक है, और वहां भी रेस जुडिकेटा लागू होता है। तो यदि इंसॉल्वेंसी की कोई कार्रवाई होती है तो वहां नियम 8 के प्रावधान है, व्हेन प्लेंटिफ्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, plaintiff is declared insolvent and is becoming insolvent, certain suit is barred to be filed by the plaintiff against defendant, and the insolvency of a plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of his creditors shall not cause the suit to abate unless such assignee or receiver declines to continue the suit, or unless for the reasons for the court otherwise direct to give security for cost thereof within such time as the court may direct. एक्चुअली होता क्या है कि यदि वादी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो उससे अब कोई वसूली की कार्रवाई के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, वसूली की कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे इंसॉल्वेंट वादी को किसी डेटर से, है ना, डेटर यानी कोई उसका ऋणदाता होगा, मतलब उससे पैसा लेना है, उसको कर्जा दिया था उसने और वादी जो इंसॉल्वेंट होगा उससे लेना है, उसका कोई वाद है, तो ऐसे वाद की कार्रवाई को मतलब ऐसे अधिकार को असाइन कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई में किससे लेना है, ठीक है, ये अधिकार को आप क्रेडिटर्स को असाइन कर दो, ठीक है। अब चूंकि वादी तो वाद नहीं ला सकता, लेकिन जो असाइनी है, ठीक है, या जो क्रेडिटर है वादी का,
वो वाद ला सकता है, लेकिन उसको वाद तभी लाने का अधिकार है जब वो कास्ट की सिक्योरिटी दे। यदि कास्ट की सिक्योरिटी नहीं देगा तो फिर ऐसा वाद लाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। और ऐसी स्थिति में असाइनी या रिसीवर कोई बात लाता है तो वो मेंटेन होगा, वो कार्रवाई अबेट नहीं होगी, भले ही प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया हो, पर सिक्योरिटी देनी होगी कास्ट की। कि सपोज वाद फेल हो गया तो फिर प्रतिवादी को कास्ट देना होगा ना, तो उसकी सिक्योरिटी दीजिए। उपनियम 2, प्रोसीजर वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू सूट आर गिव सिक्योरिटी। हाँ, जहां असाइनी वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते सूट को और सिक्योरिटी भी नहीं देना चाहते हैं, तो क्या होगा, फिर वाद अबेट हो जाएगा। नेक्स्ट नियम 9, इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट और डिसमिसल। अच्छा, अबेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा? Where a suit abates or is dismissed under this order, no fresh suit shall be brought on the same cause of action. रेस जुडिकाटी लग गया इसमें रेस जुडिकाट आ गया। ठीक है। यहाँ पे यदि कोई सूट अबेट हो गया है या अबेटमेंट के कारण डिसमिस किया गया है तो उस संबंध में वादी फ्रेश सूट नहीं लाएगा, और प्रतिवादी है तो वो ऐसा डिफेंस नहीं कर पाएगा। The plaintiff or the person claiming to the legal representative of the deceased, plaintiff or the assignee or the receiver in the case of an insolvent plaintiff may apply for an order to set aside the abatement or dismissal. हाँ, यदि ऐसा अबेटमेंट के कारण सूट डिसमिस हो जाता है तो नियम आदेश 22, नियम 9, उपनियम 2 के प्रावधान के तहत इसे कोई उसके जो मृतक व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या इंसॉल्वेंसी की दशा में असाइनी या रिसीवर उस वाद के अबेटमेंट को सेट असाइड करने का आवेदन ला सकते हैं। ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान के तहत यदि समय सीमा समाप्त हो गई है तो उसको डिले कंडोन करने के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन के साथ आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। नियम 10 है, प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन सूट, इन अदर केस ऑफ एन असाइनमेंट, क्रिएशन और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, द सूट में by leave of the court be continued by or against the person to or upon such interest has come or devolved. The attainment of a decree pending an appeal therefrom shall be deemed to be an interest entitling the person who procured such attachment to the benefit of sub rule 1. तो नियम 10 का कहना है कि वाद के लंबित रहने तक यदि किसी भी इंटरेस्ट को यदि असाइन किया है या क्रिएट किया है या डिवॉल्व किया है, ठीक है, तो वाद न्यायालय की इजाजत से उस व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखा जा सकेगा जिसको ऐसा हित प्राप्त होता है। ठीक है। क्या वाद के यदि वादी है, ठीक है, वादी ने कोई वाद लगाया तो वादी को कुछ ना कुछ जो है प्रतिवादी से लेना होगा, तो ये जो अधिकार है ये असाइन किया जा सकता है। ठीक है। ये अधिकार मृत्यु हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी स्टेट के रूप में प्राप्त करते हैं, तो असाइन किया जा सकता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्राप्त होता है। तो ऐसा वाद ये लोग चालू रख सकते हैं, लेकिन विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है।
अब नियम 10 है, ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट डेथ ऑफ अ पार्टी. Whenever a pleader appearing for a party to the suit comes to know of the death of that party, he shall inform the court about it, and the court shall thereupon give notice of such death to the other party. And for this purpose, the contract between the pleader and the deceased party shall be deemed to subsist. क्या होता है, वकील नियुक्त किया गया है, वकालतनामा नियुक्त किया गया है, उसका प्रभाव संबंधित पक्षकार के जीवित रहने तक होता है. जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे 10A में प्रावधान दिया गया है कि वह प्लीडर या अधिवक्ता न्यायालय को उस पार्टी की डेथ के बारे में सूचना देगा. ठीक है, और इसके बारे में समझा जाएगा कि वो उसको ये सूचना देने का वकालतनामा के आधार पर अधिकार था. ये नियम है. और फिर जैसे न्यायालय को सूचना दी जाती है तो न्यायालय दूसरे पक्षकार को सूचित करता है कि भाई हमें सूचना आदेश पत्रिका में लिया जाता है कि सच एंड सच पार्टी या सच एंड सच एडवोकेट इन्फॉर्म्ड बिफोर द कोर्ट दैट सच एंड सच पार्टी बीइंग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट व्हाटएवर इट मे बी died on so and so date at place so and so, and take notice, and you are entitled to move the appropriate application before the court for taking record the legal representative of the deceased. Such kind of notice is given to the opposite party by the court, and then the concerned party take action. ठीक है, अभी आदेश का बस आखिरी 2 नियम बचे हैं, नियम 11 और नियम 12. नियम 11 कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील. इन दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू अपील्स so far as may be the word plaintiff, कहने का मतलब अपील को भी ये ऑर्डर लागू होता है. आदेश 22 और नियम 12 कहता है नथिंग इन रूल 3, 4 and 8 shall apply to proceedings in execution of decree. लेकिन डिक्री के एग्जीक्यूशन को लागू नहीं होता. 3, 4, 8 के नियम. 3 क्या है, प्लेंटिफ की डेथ हो जाती तो है. 4 डिफेंडेंट की डेथ होने पर है. और 8 इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ, बार मतलब रिसीवर और असाइनी के द्वारा वाद लाया जाता है. तो ये निष्पादन की कार्रवाई के लिए लागू नहीं है भाई, ये याद रखना. निष्पादन की कार्रवाई में यदि कोई मर गया तो रिकॉर्ड पे लाने की जरूरत नहीं है. ये आदेश 22 के नियम लागू नहीं होंगे. वहां निष्पादन के जो नियम है आदेश 21 के वही लागू होंगे. ठीक है, तो 12 नियम है. यहां तक कोई सवाल? फिर हम छोटा सा 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. एक्चुअल में आदेश 22 जो है मेनली वादी या प्रतिवादी की डेथ होने के बारे में ही प्रावधान करता है. ठीक है, मैरिज इंसॉल्वेंसी का ज्यादा उसमें कुछ प्रभाव है नहीं. ठीक है, तो 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक करेंगे हम. मतलब अभी कितना बज रहा है, 9:45, 10 बजे चालू करेंगे. ठीक है, वही ऑडियो. हाँ, तो आप लोग ब्रेक करें 5-10 मिनट के लिए, फिर चालू करेंगे. यहीं रहिएगा नजदीक, कहीं जाइएगा मत.
लेट्स रिजॉइन। आगे सभी है अपनी जगह? Yes, sir. जी सर। जी जी जी, चलो ठीक है। अब आदेश 23 की बात करेंगे, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट्स। सूट एक्चुअली क्या होता है, वादी ही उसका मालिक होता है। कोई भी सूट हो, उसमें किसको प्रतिवादी बनाना है, क्या रिलीफ क्लेम करना है, कितनी रिलीफ छोड़ देना है, ये सब डिसाइड करने का अधिकार वादी को ही होता है। ठीक है, तो यहाँ ये नियम है कि वादी यदि वाद की कोई रिलीफ को, सहायता को वापस लेना चाहता है, ठीक है, या किसी प्ली को हटाना चाहता है, ठीक है, या वाद में मतलब एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट सेटअप वगैरह जैसे रहता है, ठीक है, तो वो कोई एडजस्टमेंट स्वीकार करना चाहता है, ठीक है, या राजीनामा करना चाहता है, तो उसके बारे में नियम 23 के प्रावधान है। और ये नियम 23 जो है, खास करके हम पक्षकारों के बीच जब राजीनामा होता है तो इसके लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, नियम 23 का, ऑर्डर 23 का नियम 1, विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम at any time after the institution of suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendant, abandon his suit or abandon a part of his claim. वादी कभी भी सभी प्रतिवादी गण के विरुद्ध या किसी एक प्रतिवादी के विरुद्ध उसके वाद को छोड़ सकता है, या वाद के पार्ट को छोड़ सकता है। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही? बंद चालू है। सब ब्रेक हो रही है बीच में। आप अनम्यूट कर दीजिए तो शायद आपको आवाज आएगी दीप्ति। अनम्यूट करिए आप। हाँ, अभी आएगी, देखो आ रही है अभी आवाज। पूजा आवाज आ रही है? तो आ रही थी, पर वो बीच में ब्रेक होती है। आवाज ब्रेक हो रही है, देखो भाई राजदीप क्या है। अच्छा, मेरा लो ऑफ कर लेता हूँ सर। हाँ आप कर दो। हाँ, जब जरूरत पड़े तो यूज करना। तो अभी आवाज आ रही है शिवानी? जी सर। ओके, ओके, तो वादी अपने वाद का मालिक होता है, वो जो चाहे वाद के साथ कर सकता है। ठीक है, उसके किसी या तो पूरे वाद को छोड़ सकता है, या किसी आंशिक वाद को छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाद का मालिक है। लेकिन नियम 1 के प्रोविजो है कि परंतु जहां वादी अवयस्क है या किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित है, जैसे डिसेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे न्यायालय की इजाजत के बिना वाद या दावे के किसी भी भाग का परित्याग नहीं किया जाएगा। नाबालिग वादी है और नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड वाद मित्र के माध्यम से वाद लगाया गया है, तो वाद मित्र ऐसे नाबालिग के वाद में वादी होते हुए कोई वाद का आंशिक रूप से या पूर्णतः परित्याग नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता है। यदि न्यायालय अनुमति दे तो कर सकता, अदरवाइज नहीं कर सकता। और इसके लिए वाद मित्र को शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होगा। ठीक है, शपथ पत्र में क्या होगा कि किसी मतलब टेक्निकल त्रुटि, ठीक है, या जिसको बोलेंगे फॉर्मल डिफेक्ट के कारण वाद खारिज हो जाएगा,
या वाद की विषय वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार हैं। ठीक है, कहने का आशय यह है कि वादी यदि ऐसा कोई वाद का त्याग करता है तो बाद में वह उस भाग के लिए नया वाद नहीं ला सकता, लेकिन न्यायालय की इजाजत से ऐसा वाद आगे नहीं चलाना चाहता है तो उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए वह नया वाद ला सकता है। यदि वादी माइनर है तो न्यायालय की अनुमति से ही ऐसा आवेदन आएगा, ये ऐसा त्याग किया जा सकता है। ठीक है, और उसमें शपथ पत्र लगाया जाएगा। ठीक है, ये नियम जो है बिल्कुल क्लियर है। वादी अपने वाद का मालिक है, जब चाहे वाद को खारिज करवा सकता है, लेकिन यदि प्रतिवादी उसमें आ गया है तो प्रतिवादी का खर्चा उसको वहन करना होगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई टेक्निकल त्रुटि हो गई, फॉर्मल डिफेक्ट है वाद में, प्लीडिंग पूरी नहीं है, या वाद कुछ है प्लीडिंग कुछ और कर दी, या एडवोकेट की कोई गलती से जो ड्राफ्टिंग की कोई त्रुटि हो गई है, तो ऐसा वाद वह न्यायालय की अनुमति से नया वाद लगाने के लिए अनुमति देने के साथ खारिज करवा सकता है, और न्यायालय अनुमति देता है तो नया वाद लगा सकता है, नहीं तो वह नया वाद नहीं लगा सकता। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, नियम 1A, when transposition of defendant as plaintiff may be permitted। कई बार क्या होता है कि वादी और प्रतिवादी जो होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वादी को प्रतिवादी के रूप में बनाया जाए, या प्रतिवादी को या उनमें से एक प्रतिवादी को वादी के रूप में ट्रांसपोज किया जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में नियम 1A के प्रावधान लागू होंगे। वो ये है जहां नियम 1 के अधीन वादी द्वारा वाद का त्याग किया जाता है, यानी त्याग किया जाता है ना, वादी आगे वाद चलाना नहीं चाहता, और प्रतिवादी आदेश 1 नियम 10 के अधीन, आदेश 1 नियम 10 वाद के पक्षकारों के बारे में प्रावधान है। वादी के रूप में पक्षांतरित किए जाने के लिए आवेदन करता है, वहां न्यायालय ऐसे आवेदन पर विचार करते समय इस प्रश्न पर ध्यान देगा कि क्या आवेदक का ऐसा कोई सारवान प्रश्न है जो अन्य प्रतिवादियों में से किसी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाना है, तब ऐसी अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, ये भी सिविल का मामला है। सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस क्लेम ट्रिब्यूनल, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, उसमें क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन लगाते हैं। अब सपोज मृतक की मान लो सपोज पत्नी है, और साथ ही साथ मृतक के बच्चे और माँ भी है जो कि क्लास 1 के वारिस है, पिता क्लास 2 का वारिस है। ठीक है, लेकिन पत्नी का विवाह हो गया है, वह अपने नए पति के साथ रहने चली गई है। तो ऐसी स्थिति में अब वो वादी तो बनने के लिए आएगी नहीं, पिटिशनर बनने के लिए आएगी नहीं वो, तो क्या किया जाएगा, उसको सुने बिना भी वाद की कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि एसेंशियल पार्टी है वो। ठीक है, क्लास 1 की वारिस है, जब दुर्घटना हुई थी उस दिनांक को तो मृतक की पत्नी थी वो। तो ऐसी स्थिति में मृतक की पत्नी को कभी प्रतिवादी बना दिया जाता है या अनावेदक बना दिया जाता है। ठीक है, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती कि ठीक है, अब पत्नी को तो आपने बना दिया अनावेदक, लेकिन बाकी हो सकता हो एक माता ही हो उसकी, जो कि जिसने क्लेम केस लगा, और माता की मृत्यु हो गई, तो अब वाद चलाएगा कौन? चलाने का अधिकार पत्नी के पास है, भले ही वो डिफेंडेंट बनी हुई है। ठीक है,
या कई बार ऐसा होता है कि प्रतिवादी को वादी के रूप में ट्रांसपोज करने की जरूरत पड़ती है, या वादी को प्रतिवादी के रूप में ट्रांसपोज या पक्षांतरित करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए नियम 1A है। ठीक है। और जहां कोई ऐसा वाद वापस लिया जाता है, ठीक है, और डिफेंडेंट अप्लाइज टू बी ट्रांसपोज एज प्लेंटिव, तो प्रतिवादी जो वादी बनना चाहता है तो कोर्ट क्या करेगी, ये ध्यान रखेगी कि क्या ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन है जो दूसरे डिफेंडेंट के विरुद्ध डिसाइड किया जाना है, तो उसे प्रतिवादी को वादी बनाने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है। ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कि यदि उसको प्रतिवादी बना दिया जाए, वादी बना दिया जाए प्रतिवादी से, तो दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध कोई क्वेश्चन डिसाइड करने के लिए बचता है क्या, सब्सटेंशियल क्वेश्चन बचता है, तो बचता है। क्योंकि क्लेम केस में क्या होगा, ये तो हो गए इनके वारिस, पत्नी एक वारिस है, लेकिन साथ ही डिफेंडेंट कौन होंगे, डिफेंडेंट होगा जो दुर्घटना करने वाली गाड़ी का मालिक, गाड़ी का चालक और उस गाड़ी की बीमा कंपनी। ठीक है। तो उनके विरुद्ध तो क्षतिपूर्ति का दावा मेंटेनेबल ही है, और प्रतिवादी चूंकि वो पत्नी थी, आ नहीं रही है, तो उसको प्रतिवादी बना दिया गया। ठीक है। लेकिन कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो या वो प्रतिवादी आके कहता है कि नहीं, मैं भी इसकी हकदार हूं क्षतिपूर्ति की, मुझे वादी बना दिया जाए, तो यहाँ पे इस नियम 1A के तहत आवेदन आता है, और वहां न्यायालय को ये प्रश्न ध्यान में रखना होता है कि क्या एप्लीकेंट हैज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड एज अगेंस्ट अदर डिफेंडेंट्स। इसको ध्यान में रख के ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण की अनुमति दी जाती है। नियम 2, लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट in any fresh suit instituted on permission granted under the laws preceding, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the first suit had not been instituted. कई बार ऐसे होता है कि वादी अपना वाद आगे नहीं चलाना चाहता और नया वाद दायर करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे अनुमति देती है तो नया वाद दायर कर सकता है, अदरवाइज उसी कॉज ऑफ एक्शन पे वो नया वाद दायर नहीं कर सकता। और जब वाद न्यायालय अनुमति देती है तो नए वाद की लिमिटेशन जो पहला वाद दायर किया था उस दिनांक से ही चालू होगी, नए वाद को दायर करने दिनांक से चालू नहीं होगी। लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये नियम 2 कहता है। आदेश 23 नियम 3 कंप्रोमाइज की बात कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर यही यूज होता है। कंप्रोमाइज दोनों पक्षकारों के बीच सहमति से होता है। कंप्रोमाइज वाद के की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हो सकता है, और वाद से बाहर की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हो सकता है। कंप्रोमाइज लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब जो सहमति है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी डर दबाव या धमकी के द्वारा प्राप्त न की गई हो। ठीक है। कंप्रोमाइज इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है। या कोई इलीगल मनी के माध्यम से, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग वाला लागू होती है, ठीक है, तो उस वो ऐसा कोई उससे जो है उसको उसमें कंप्रोमाइज उसके टर्म्स एंड कंडीशन में ना हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लॉ का वायलेशन करते हुए कंप्रोमाइज नहीं होता या मंजूर नहीं किया जाएगा। लीगल कंप्रोमाइज होना चाहिए, लॉ का पालन करते हुए कंप्रोमाइज होना चाहिए, फ्री कंसेंट के द्वारा होना चाहिए। इसमें दाविया संपत्ति या सूट प्रॉपर्टी या उससे बाहर की दोनों पक्षकारों के बीच की प्रॉपर्टी के बारे में समझौता हो सकता है। ठीक है।
और ऐसे समझौते को न्यायालय मतलब स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है या अस्वीकार करता है। ठीक है, स्वीकार करता है तो उसके टर्म्स में मतलब आदेश 23 नियम 3 के प्रावधान में वो समझौता मंजूर किया जाता है और आदेश किया जाता है और उस आदेश की डिक्री बनाई जाती है। ठीक है, इस ऐसे समझौते की डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है ऐसा पार्टी समझौता कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यदि कोई नाबालिग के द्वारा वाद लगाया गया है उसमें समझौता कैसे होगा? कोई न्यायालय की अनुमति से होगा। ठीक है, क्योंकि वहां जो वाद मित्र है वो उसका भी हित हो सकता है उस प्रॉपर्टी में, तो न्यायालय की अनुमति से ही होगा। ऐसे ही जो है इंटॉक्सिकेशन, पागल, मतता वगैरह जो भी है, कोई भी डिसेबिलिटी, लीगल डिसेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट, तो उनमें न्याय मित्र के द्वारा समझौता न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझौता इंपॉर्टेंट है, कंप्रोमाइज ऑफ सूट। लेकिन जो पार्टीज के अधिकार के बाहर की संपत्तियों के बारे में समझौता नहीं हो सकता। पार्टीज के अपने अपने अपनी संपत्ति के बारे में तो हो सकता है, लेकिन उससे बाहर की कोई भी संपत्ति उसके बारे में समझौता इसीलिए न्यायालय के स्वीकृति के अधीन रखा गया है कि न्यायालय उसे मंजूर करेगा। न्यायालय इन्हीं बातों पे जांच करता है, कॉन्सेंट, प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉ, और ये सारी चीजों को देखता है। और इसीलिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, एन एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज विच इज वाइड और वाइडेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट shall not be deemed to be lawful within the meaning of compromise of suit। ठीक है, नियम 3 है बार टू सूट, नो सूट shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful। ठीक है, कोई भी वाद या जो डिक्री जो कंप्रोमाइज में पारित की गई है उसे सेट असाइड करने के लिए कोई वाद इस आधार पर दाखिल नहीं किया जाएगा कि वह डिक्री वैध आधार पर पारित नहीं की गई। ठीक है, यानी कंप्रोमाइज डिक्री को सेट असाइड करने के लिए नया वाद नहीं लाया जाएगा, ये मान के चलिए। ठीक है, लेकिन इसको एक ही आधार है, अनलॉफुलनेस। ठीक है, अनलॉफुलनेस के आधार पे डिक्री सेट असाइड करने के लिए नया वाद नहीं लाया जाएगा, लेकिन फ्रॉड के आधार पर लाया जा सकता है। अच्छा, ऐसा भी सूट होता है, डिक्री पारित हो गई तो डिक्री को सेट असाइड करने के लिए भी एक वाद लाया जाता है। सपोज एक डिक्री पारित हो गई सिविल जज क्लास 1 की कोर्ट से, अपील कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट जज में, वहां कंफर्म भी हो गई। ठीक है, बाद में किसी भी पक्षकार को ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड के आधार पर डिक्री पारित की गई थी और वो सामान्यतः डिफेंडेंट को ही लगता है, तो डिफेंडेंट उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए अगेन सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकता है।
फ्रॉड के आधार पे, ठीक है। इसकी अपील नहीं होती समझौते की, समझौते के डिक्री की अपील नहीं होगी। 3B, नो एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज टू बी एंटर्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट कौन से हैं? सूट अंडर सेक्शन 91, ठीक है। 91 का कौन सा है? याद करो सेक्शन 91। कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें चाहे उनका हित हो या ना हो, जैसे पब्लिक न्यूजेंस, ठीक है। 92 क्या है? चैरिटी, पब्लिक चैरिटी के बारे में बात, पब्लिक न्यूजेंस का बात, ठीक है। और रूल 8 ऑर्डर 1, ये भी कुछ इसी प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ये भी 1/8 वाला, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति रहती है जिसमें कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का हित है, उसमें न्यायालय की अनुमति से ही कंप्रोमाइज होगा। नियम 4, नथिंग इन दिस ऑर्डर shall apply to any proceedings in execution of a decree or order। एग्जीक्यूशन में इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे भाई, ठीक है। आदेश 23 के प्रावधान एग्जीक्यूशन में लागू नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूशन में राजीनामा नहीं होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के राजीनामा के प्रावधान आदेश 21 में दे रखे हैं, उसी अनुसार होगा। वहां फिर आदेश 23 का आवेदन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये राजीनामा समझ में आ गया आपको, आदेश 23। और कई बार वादी अपना वाद वापस लेना चाहता है, तो वो भी नियम आपको समझ में आने चाहिए कि नियम वापस कैसे लिया जा सकता है, न्यायालय की अनुमति कब जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट है या वादी डिसेबल है, माइनर या अदरवाइज डिसेबल है, तो न्यायालय की अनुमति से, अदरवाइज उसके बिना भी वादी अपना वाद वापस लेने के लिए वो है एंटाइटल्ड है। लेकिन वो वाद को छोड़ देता है, खारिज करा लेता है, तो उन्हीं ग्राउंड पे वो सब्सिक्वेंट सूट नहीं ला सकता, फ्रेश सूट नहीं ला सकता, ठीक है। अगर न्यायालय की अनुमति दी है तो फ्रेश सूट ला सकता है। अगर ऐसा फ्रेश सूट लाता है तो लिमिटेशन कहां से चालू होगी? जो पहला सूट दाखिल किया था वहां से, कोई नया लिमिटेशन उसको वो चालू नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक कोई क्वेश्चन? आर्डर 23 में कोई क्वेश्चन? बताइए। राजीनामा, रिप्रेजेंटेटिव सूट, आर्डर 24 पेमेंट इनटू कोर्ट। चौबीस कैसे लिखते हैं भाई? ये क्या लिखा है? हाँ, XXI भी है। XXI भी है ना, व्हाइट कलर से व्हाइट लेना। पेमेंट इनटू कोर्ट, देखिए डिक्री के निष्पादन में जितना भी पेमेंट किया जाता है वो या तो सीधे न्यायालय में जमा करके किया जाता है या फिर वादी को सीधे ही भुगतान करके किया जाता है। ऐसी स्थिति में डिपॉजिट करने का नोटिस दिया जाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आदेश 24 में अलग से प्रावधान है कि न्यायालय में राशि जमा करके भुगतान कैसे किया जाता है। इसके नियम है, तो नियम 1, डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अ क्लेम। ऋण या नुकसानी की वसूली के किसी वाद में प्रतिवादी वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय में धनराशि को जमा कर सकता है जो उसके विचार में दावे की पूर्ण तुष्टि के लिए उपयुक्त हो। यानी किसी डेट या डैमेज का कोई वाद है और प्रतिवादी यह समझता है कि उसे कोई राशि उस वाद या दावे की तुष्टि के लिए जमा करनी चाहिए, तो वह ऐसी राशि न्यायालय में जमा करके कर सकता है। नियम 2 नोटिस के बारे में बात करता है। ऐसा डिपॉजिट है तो न्यायालय के माध्यम से डिपॉजिट करने का नोटिस दिया जाएगा। और नियम 3 कहता है कि जैसे ही नोटिस दे दिया जाता है वो उस दिनांक से उस राशि पर ब्याज चलना बंद हो जाएगा, ब्याज की गणना करना बंद हो जाएगी। नियम 4 कहता है प्रोसीजर वेयर प्लेंटिफ एक्सेप्ट डिपॉजिट एज सेटिस्फेक्शन in part, where the plaintiff accepts such amounts as satisfaction in part only of his claim, he may prosecute his suit for the balance, and the court decide that the deposit by the defendant was a full satisfaction. The claim, the plaintiff shall pay the cost to the suit incurred after the deposit and cost. कहने का मतलब ये है कि सूचना दी जाएगी, सूचना देने के बाद ब्याज ब्याज की गणना बंद हो जाएगी उस दिनांक से, और वादी यदि अपना सेटिस्फेक्शन दर्ज करता है तो वाद वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो कहता है, वादी ये समझता है कि नहीं, ये आंशिक रूप से भुगतान है और शेष के लिए मैं वाद चलाना चाहता हूं, तो चला सकता है वो। लेकिन न्यायालय पाता है कि जो राशि पेमेंट की गई थी वो पर्याप्त राशि थी और उससे ज्यादा कोई राशि इनको बनती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर शेष के लिए वाद चलाने के लिए वादी के को हेलो, लाइट चली गई हमारे यहाँ, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस सर। ये रोहित ने हमें फोन पे चालू कर दिया है, थोड़ा बाकी रह गया है। चलो लाइट आ गई, अभी फिर से रोहित चालू कर दो, या इसी से चालू कर लेते हैं अभी। ठीक है राजदीप, जरा देखो फिर चालू करो। तो आप सभी को आवाज आ रही है ना मेरी फोन पे भी? यस सर। इसी में कर ले रहे, फोन में ही कर ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हाँ थोड़ा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो कास्ट लगाई जा सकती है यदि वो शेष के लिए वाद चलाता है, और वादी के ऊपर ऐसी कास्ट लगाई जाती, प्रतिवादी उस कास्ट को प्राप्त करने के लिए हकदार होता है। कहाँ गया? और मध्य प्रदेश अमेंडमेंट भी है इसमें। प्रोसीजर वेयर
प्लेंटिक एक्सेप्ट इफ सेटिस्फेक्शन इन फुल। अगर वादी ये मान लेता है कि ठीक है जो भुगतान किया गया है न्यायालय में वो पर्याप्त है, फुल सेटिस्फेक्शन में है, तो तुरंत जजमेंट पारित करके डिक्री पारित की जाएगी और उसका सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आदेश हो गया 24, पेमेंट इनटू द कोर्ट। ऐसा पेमेंट जो है ये वाद के चलते रहने के दौरान है, इसके बारे में नियम है ये। ठीक है, अब वाद समाप्त हो गया, जजमेंट डिक्री पारित हो गई, तो फिर निष्पादन के नियम लागू होंगे। ओके, अब अगला जो अभी 10:30 बज चुका है, तो उम्मीद है कि आज यहीं पे मतलब अपने को समाप्त करके अगले बार के लिए पढ़ना पड़ेगा। और अगले बार हम पढ़ेंगे ऑर्डर 25 सिक्योरिटी फॉर कास्ट और ऑर्डर 26 कमीशंस। कमीशन का थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। दो ही 25 और 26 दो ही आदेश पढ़ेंगे कल। थोड़ा सा बड़ा है, उम्मीद है कि कल हो जाएगा। यहां तक किसी कोई सवाल पेमेंट इनटू द कोर्ट के बारे में, आदेश 24 के प्रावधानों के बारे में किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। नहीं है? ओके, तो आज अब यहीं समाप्त करते हैं आज का सेशन। रिकॉर्डिंग अभी कल की रिकॉर्डिंग भेज देंगे। धीरे धीरे अभी भैया थोड़ा सा अभी गति बढ़ाओ, क्योंकि हमें बहुत आगे चलना है और सिलेबस बहुत सारा है। आप लोग को मुझसे ज़्यादा चलना है। थोड़ा आप धीरे धीरे लाइन पे आइए। छत्तीसगढ़ का प्री हो गया, अब अपने को एमपी का जब भी निकलेगा मेन उसी में धमाका करना है। और जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे सब के सब निकलेंगे, ये याद रखिएगा। आपको पूरा सिलेबस मुझे रटवाना है, तो आप मेरे साथ प्लीज आइए। ओके जी सर। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच ध्यान से सुनने के लिए। थैंक यू और सर। अभी आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। वेलकम। सर क्लास एंड नहीं करना है, हाँ, क्या करना है? वो रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ेगी। अच्छा, यहीं से रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। हो तो जाना चाहिए सर। तो बंद हो गई होगी ना? नहीं सर, रिकॉर्डिंग चालू रहती है उसमें।